मेरा नाम मेजर जनरल बिशंबर दयाल है। मैं 2014 में सेना से मैं रिटायर किया और उसके बाद मैं भारत में टेलीविज़न चैनल्स पर, ख़ासकर हिंदी मीडियम चैनल्स पर, जब भी देश की सुरक्षा का कोई मुद्दा होता है, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठता था, या चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर का मुद्दा है, या दुनिया के अंदर जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर, इन सब मुद्दों पर मैं अपना एक पक्ष रखता हूं। और देखिए, मैं स्पष्ट करता हूं कि ना तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, हाँ, और ना मैं कांग्रेस का आज तक कोई रिकग्नाइज्ड मेंबर हूं, लेकिन मैं एक समर्थक हूं कांग्रेस का आज, क्योंकि जो हमारे मुद्दे थे, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, हमारे एक सर्विसमैन के मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस का और हमारा एक तरह से एक ओपिनियन है। कांग्रेस उस ओपिनियन को सपोर्ट करती है। और ख़ासकर जब भारत जोड़ो यात्रा थी, हमने राहुल गांधी जी को कुछ मुद्दे रखे, उन्होंने सहमति दी एकदम से, और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन मुद्दों को बार बार पार्लियामेंट में उठाया। और जो यहाँ के सांसद हैं के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस का, जेपी साहब, वो उन मुद्दों पर हमारे पूरी समर्थन करते हैं। और अगर पार्लियामेंट में कल गए, आप लोगों ने चुना, तो मैं समझता हूँ वो उसका पूरा समर्थन करेंगे और वो हमारे स्पोक्समैन की तरह, हमारे वकील की तरह पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। तो हम उनके समर्थन में यहाँ आए हैं ताकि लोग समझें कि देश किस रुख में जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निवीर पर इस देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा सेंध है। अग्निवीर जो सुरक्षा, जो 4 साल की स्कीम सरकार ने चलाई है, अगर ये नहीं हटाई गई, अगर इस स्कीम को स्क्रैप नहीं किया गया, तो आने वाले समय में भारतीय सेना कमज़ोर पड़ेगी। क्योंकि भारतीय सेना 4-6 महीने की ट्रेनिंग से, 4 साल की नौकरी से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। ये हमने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में देख लिया। वो लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है क्योंकि दोनों के पास ट्रेन मैन पावर नहीं है। रशिया के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं, सबसे कारगर हथियार हैं। आज यूक्रेन को सबसे अच्छे हथियार दे चुका है, मतलब अमेरिका, लेकिन लड़ाई किसी दौर में नहीं जा रही। लड़ाई स्कर्मिशेस में, लड़ाई हर रोज़ दोनों तरफ झगड़े की तौर पे, क्योंकि दोनों के पास ट्रेन आर्म फोर्सेस नहीं है। भारतीय सेना सबसे ट्रेंड, सबसे डिसिप्लिन, सबसे मोटिवेटेड दुनिया की आर्मी है। और आपने अग्निवीर जैसी स्कीम, जहाँ 6 महीने की एक बच्चा ट्रेनिंग करेगा, 4 साल के लिए वो वहाँ रहेगा, उनमें से 75% वापस आ जाएंगे। आपका जो सरकार है उसने एक पक्ष ही नहीं रखा कि किया क्यों है। कभी कहते हो हम फौज को यंग करना चाहते हैं, कभी कहते हो हम इन लोगों को समाज में वापस ला के डिसिप्लिन लोगों को समाज सुधारना चाहते हैं, कभी कहते हैं ये टेक्नोलॉजिकली आके कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि आप अपना गोल पोस्ट इसलिए बदलते हो कि आपकी क्लैरिटी नहीं थी, आपने कोई सैंपल के तौर पे आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाया था और आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन नहीं की थी। ये थोप दिया आपने। जब मुल्क गरीब था, जब भारत गरीब था, भारत की $500 बिलियन भी इकोनॉमी नहीं थी, भारत की $400 बिलियन इकोनॉमी थी, जब भारतीय सेना, भारत 12 लाख सेना का, 1.2 मिलियन सेना का खर्च उठाती थी, आधुनिक हथियार देती थी और हमें पेंशन देती थी। आप आज जब 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन भारत की सुरक्षा के मुद्दे बढ़ गए हैं, तब आप कहते हो नहीं साहब, हम पेंशन घटाने के लिए, ये एक्चुअल मुद्दा ये है कि पेंशन घट जाएगी और हमें हमारे को राहत मिलेगी, बजट को राहत मिलेगी। अगर 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्रो गया, अगर भारतवासी आज 4.5 मिलियन भारतवासी अमेरिका में हैं, 10 मिलियन इंडियंस अब्रॉड काम करते हैं, दुनिया आज असुरक्षित है, दुनिया के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है, दुनिया के अंदर हाहाकार मची है। ऐसे टाइम पर इस किस्म की स्कीम लाना भारतीय सेना को कमज़ोर करता है। और भारतीय सेना का चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ है, चाइना के साथ हमारी एक लड़ाई है, जारी है। अगर हम 1 मिनट हमारा सैनिक आंख बंद कर ले तो चाइना घुस जाएगा। वो शरीफ नहीं है, वो एक विस्तारवादी मुल्क है, सब दुनिया मानती है विस्तारवादी है, वो विस्तार अपना करता है। तो और पाकिस्तान के साथ भी आज तक हमारा कोई समझौता नहीं है, आज भी पीओके हमारा पाकिस्तान के पास है। तो जब तक हमारे मुद्दे नहीं सुलझ जाते, चारों तरफ हमारे देखिए अनस्टेबिलिटी है, श्रीलंका में अनस्टेबिलिटी है, अगर आप म्यांमार में देखें अनस्टेबिलिटी है, एक मालदीव में अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी है। ऐसे में भारत इस इलाके में एक स्टेबल कंट्री है, एक मजबूत देश है। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन बेशक हो, लेकिन वो बहुत मजबूत है।
हमारे अपने वो हो सकते हैं, लेकिन हम एक मजबूत देश हैं, तो हमारे पास एक मजबूत सेना का होना बहुत अनिवार्य है। ये सेंध लगाती है। दूसरा मुद्दा जिस पर हम बार बार बोल चुके हैं वो ये है कि चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख के अंदर वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मिस्टर वांगचुक, वो दुनिया को बता चुके हैं कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना के पास हमारा है आज भी, जहाँ हमारे भेड़ बकरी चराने वाले लोग, जहाँ हमारे गांव के लोग, देखिए सीमा एक इमेजिनरी लाइन हो सकती है, सीमा कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसान का खेत उसी सीमा से शुरू हो जाता है। जैसे पंजाब में किसान का खेत बिल्कुल इधर हमारा खेत है, उधर पाकिस्तान के किसान का खेत है, ठीक इसी तरह माउंटेन्स में भी हमारे लोग जो हैं, जो हमारे लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं, उनका एक हक था। तो आपने जिस दिन कैलाश पर्वत से सेना को वापस हटा लिया, आपने जिस दिन अपने एरिए में उसको नो जोन लगा लिया, जो दोनों के बीच में जो एक समूहित, मतलब जिसमें दोनों पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, एक कॉमन जोन क्रिएट कर दिया, और आपने ऑलमोस्ट जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उन पर अपना अभी भी मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर सरकार चुप है, इस मुद्दे पर सरकार देश को सच नहीं बोलती, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा? अगर डेमोक्रेसी का फ़ायदा जब है जब पूरी की पूरी पार्लियामेंट डिस्कस करे, पार्लियामेंट को सच बताया जाए, देश को सच बताया जाए, और आप इस मुद्दे पर चाइना पीछे हटेगा। आज चाइना मस्त बैठा हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है, ये तो खुद ही नहीं मान रहे कि हम अंदर घुसे, ये खुद ही कह रहे हम अंदर नहीं घुसे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर जो हमारा मत है, वो हमारा मत है, उसका पूरा पक्ष किया है कांग्रेस ने, उसका पक्ष पार्लियामेंट में भी किया है, बाहर भी किया है। और जहाँ तक जो अग्निवीर योजना है, कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र उसमें एक्सेप्ट किया है कि हम इसको, जो आज के दिन सैनिक हैं अगर सत्ता में आए तो हम उनको रेगुलर करेंगे, और अगर मान लो ये स्कीम जो है हम सत्ता में आए तो हम इस स्कीम को स्क्रैप कर देंगे, जो पुरानी एनरोलमेंट है उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये 3 मुद्दे हैं। एक हमारा और का मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन में का। इस सरकार ने हमें 1 रैंक 1 पेंशन दी, क्योंकि हमारा बहुत भारी सरकार को शुरू में फौजियों ने बहुत समर्थन दिया और बहुत प्रेशर था, लेकिन उसके अंदर हमारे जो जेसीओ साहिबान हैं उनकी पेंशन वो की वो है जो 2014 में थी, 2022 में भी वही स्केल दे के आपने दे दिया। साहब 2014 से 2022 महंगाई कहाँ गई है? तो मतलब इस किस्म की चीज़ें जब सरकार करती है, अधूरे काम करती है, हमारे अंदर उससे रोष पैदा होता है। तो इन मुद्दों पर कांग्रेस हमारे साथ है, तो हम कांग्रेस के समर्थन में हैं। और बहुत, मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं राजस्थान में भी गया हूँ, हरियाणा में भी ट्रैवल करता हूँ, हमारे एक्स सर्विसमैन भारी मात्रा में आज जो है इन मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ है, मतलब इस सरकार के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में। आपके सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तो बहुत से लोग जाते हैं आगे में, तो आपको लगता है कि अग्निवीर का मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बताया, तो आपको लगता है कि इसका असर देखने को मिलेगा? और यूथ में नाराजगी रियल में है या आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए यूथ में नाराजगी है बिल्कुल। अग्निवीर के लिए मैं आपको स्पेशली बताता हूँ। देखिए मैं गांव से चला हूँ, मेरे फादर भी गांव से जवान चले थे। हमारे समाज पर बहुत, हमारे समाज ने एक तरह से यूँ समझो, हमारे समाज की जो आर्थिक सुरक्षा है उसमें सेना का, ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा में सेना की जो नौकरी है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। 2 भाई हैं, एक भाई वहाँ जाके नौकरी करता है, दूसरा भाई यहाँ अपने उसी के साथ अपना गुजारा करता है। तो ये हमारी बिल्कुल जायज़ बात है और हम नहीं उठा रहे। आप जाके यूथ को देखिए ना, आप जाके देखिए यूथ कैसे प्रैक्टिस करता था। जहाँ 1 साल के अंदर हरियाणा के अंदर से 5600 से 6200 तक लोग भर्ती होते थे और आने वाले 20-25 साल तक उनकी सिक्योरिटी गारंटेड थी, उनकी फैमिलीज़ की सिक्योरिटी गारंटेड थी, उनकी लाइफ गारंटेड थी, उनकी पेंशन गारंटेड थी, देश की सुरक्षा गारंटेड थी। साहब इस प्रांत ने इस देश की सुरक्षा के लिए 1947 से आज तक मैक्सिमम सेक्रीफाइसेस दिए। हर गांव के अंदर जाके देखो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमने इस देश की सुरक्षा के लिए लोग दिए साहब, बलिदान किया है। तो इसका मतलब थोड़ी एक जो प्रथा है और इससे सेना कमज़ोर होती है। और यूथ में एस्पिरेशंस है। आज यूथ के पास जॉब नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में वैसे ही जॉब्स नहीं है। और आप सोचते हो गांव का लड़का जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास में जिसकी उमंग थी मैं सेना में जाऊं, उसकी जीवन बदलता था। आपने उसकी पूरी जीवन प्रणाली को मतलब ख़त्म कर दिया। शिक्षा आई है इससे। हमारे पिताजी फौज में गए, हमें आगे शिक्षा मिली ना, हम अफसर बने।
तो ये हमारा समाज इंप्रूव होता है ना, हुआ ना। तो रोष है साहब, आप जाके लोगों से मिलिए, यूथ से मिलिए। हम हर रोज़ घूमते हैं, मैं और कर्नल मलिक हर रोज़ लोगों में जाते हैं, और यूथ के अंदर रोष है। क्योंकि एक आप एकदम से हर आदमी एक क्वालिफिकेशन करके डॉक्टर और हर आदमी IAS ऑफिसर तो नहीं बन सकता ना। हर और नौजवान गांव में उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसके माँ बाप की परिस्थितियां हैं, उसकी आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसके बचपन का ग्रोथ में उसकी एजुकेशन की परिस्थितियां हैं। तो एक सैनिक आपने उसका आपका अपना हक छीन लिया। ये तो साहब आप जाके देखिए लोगों में अग्निवीर के प्रति कितना गुस्सा है। हमारा गुस्सा ये नहीं है कि भाई हम पेंशनर हैं, मैं पेंशनर हूँ, आराम से घर में रह सकता हूँ। हमें तो बिल्कुल कोई, हमारे बहुत फौजी भाई हैं जो सोचते हैं मेरे को क्या लेना देना भाई, देश की सुरक्षा से, समाज की सुरक्षा से, समाज की समृद्धि से हम गांव से चले, हमारा लेना देना क्यों नहीं है हमारे स्टेक से। अगर हमने ज़िंदगी जी ली, आज पेंशन पे रह रहे हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमारे स्टेक्स हैं भाई। तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ग्रामीण भारत का एक अपना एक अपनी अहमियत है। गांधी जी ने कहा था ना, इस देश की आज़ादी पॉसिबल नहीं है जब तक ग्रामीण भारत इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। और तभी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के एक धोती पहन के गांव गांव जाके प्रचार किया, तभी भारत को आज़ादी मिली है। तो ये ग्रामीण भारत के अंदर सेना का बहुत बड़ा, आप किसी भी गांव में चले जाओ, सन 47 में 50-60% गाँव कच्चे थे भाई, और जिसने पक्का बनाया किसी सरकार ने आके एनेबल किया, हमें काबिलियत दी। फौज में गए, पुलिस में गए, लोग नौकरियों में गए, जगह जगह डिपार्टमेंट्स खुले, हमें क्षमता मिली। सेना में यूथ जब जाता है, उसके परिवार को क्षमता मिलती है, उसके भाई को क्षमता मिलती है, उसके भाई के बच्चों को क्षमता मिलती है, वो दुनिया में देखता है। तो आपने सिर्फ पेंशन कम करने के मुद्दे को लेकर आपने ये हमारा हक छीन लिया, ये बात है, और कोई बात नहीं। देखिए, मेरा मानना ये है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं था। भारत ने हिम्मत की थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है, जो उनकी रेगुलर फोर्सेज हैं, और मैं टीवी पे बोल चुका हूँ, जो उनकी रेगुलर फोर्सेज हैं, हमें LC पे सामने दिखता है, उन पे करो स्ट्राइक, उन पे करो। पाकिस्तान को दर्द कब होता है? जब उसकी सेना का जवान, जब उसकी सेना का अधिकारी मिले, जब उसकी पोस्ट डिस्ट्रॉय होती है। पाकिस्तान को उग्रवादी 10 मर गए, 5 मर गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ा ना। फ़र्क तो हमें, तो उसको जब अगर हमारा एक सैनिक हमारा, अगर एक सैनिक हमारा गया है, तो मेरा मानना ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे एक मैसेजिंग की है कि भाई रुको। और ये हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले की सरकारें, पहले की जनरलशिप ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करते थे। बदला लेते थे हम, वरना बदला लेते थे, हमने कभी किसी को माफ़ नहीं किया। LC पर वो मुझे बटालियन कमांडर या उसका ब्रिगेड कमांडर बुला लो जिसका जवान कभी हताहत हुआ हो और उसने बदला नहीं लिया, हमने बदला हमेशा लिया, और ये बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसे हमें रेगुलर फोर्सेस पर फोकस करना चाहिए था, तो पाकिस्तान जल्दी काबू में आ जाता। पुलवामा के लिए क्या मानते हैं आप, फेलियर किसका था? मतलब इंटेलिजेंस फेलियर था या गवर्नमेंट ने उस तरीके से वो नहीं रखा? देखिए, पुलवामा में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो स्पष्ट था, और उसकी जो इंक्वायरी है वो आज तक नहीं हुई। उनके गवर्नर सत्यपाल मलिक बोल चुके हैं, मैं उनके साथ एक उसमें भी गया था, एक पत्रकार थे, कुछ लोग वहाँ पे थे, मैं वहाँ भी गया था। हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर था, और जिन्होंने जो उसके लिए जिम्मेवार थे उस इंक्वायरी कीजिए, उनको सज़ा दीजिए। देश की सुरक्षा में कोई भी नुकसान जिस मर्जी को देखिए, बॉम्बे हुआ, मुंबई हुआ, हमें दुख हुआ, उन्होंने होम मिनिस्टर बदला, उन्होंने किया, उसके बाद NSG के जगह जगह पे करेक्टिव एक्शंस लिए गए, और पनिश किया, हम लोगों ने पनिश किया कांग्रेस को उसके लिए। जो देश की सुरक्षा में जहाँ कहीं भी चेन लगती है, और अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ उसको कवर कर देते हैं कि हमने क्या किया, हम तो करेंगे भाई। मैंने बोला, आपके पास दुनिया की सबसे ट्रेंड, सबसे मजबूत सेना है देश के पास, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन, और आज से नहीं है, 1962 से 2020 तक चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ भी चाइना घुसा वापस चला गया। नथुला में 1967 में उसने दोबारा कोशिश की थी, हमारे जवानों ने उनकी लाशें बिछा दी थी 1967 में। 1986-87 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एक
हादसा किया था, हमारी सेना ने उसको पीछे से घेर लिया था, 3 साल तक वार्ता चली। उसके बाद ये संधि साइन हुई थी 1993, पीस ट्रैंक्विलिटी की जो संधि है। चाइना अगर उसको वायलेट करता है तो हमें तो पता होना चाहिए कि चाइना किसी संधि की इज्जत नहीं करता, वो इंटरनेशनल उनको नहीं मानता है, तो हमें भी चौकस रहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं टीवी पे तब भी कहता था कि अगर उसने हमारी एयर वायलेट की थी ना, तभी तो हमने स्क्रैम्बल किया था, तभी 2 हवाई जहाज, उनका हवाई जहाज गिरा था तभी। तो इसका मतलब उसने ज़रूरत की है, और आप साहब प्रॉपर जो उनकी रेगुलर फोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप पाकिस्तान को रेगुलर फोर्सेस को जब तक नहीं करते, ISI को डैमेज नहीं करते, वो देश ऐसे ही करता रहेगा। उसका कैरेक्टर है ये। वो एक ऐसा मुल्क है जो कि सेना चलाती है, जो ISI चलाती है, बाकी सब वहाँ ड्रामा है, फसाड है, और एक कमज़ोर मुल्क है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप फौज के एक सीनियर कमांडर हैं, एक बात जानना चाहूँगा कि 2014 से पहले बीजेपी का कहना है कि बहुत से बॉर्डर ऐसे थे जहाँ पर फेंसिंग भी नहीं थी, रोड भी नहीं थे। LD में जाएंगे आप, जो नई POP बनाई गई है, नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उस तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी जो अब दे दी गई है। अब जो फौज का कोई भी सिपाही है, कोई भी है, आवागमन आसान हुआ है, बाय एयर से आ सकते जा सकते हैं, तो कोई अंतर महसूस करते हैं आप उसमें? देखिए, बाय एयर से आना जाना ये 2010-14 की देन नहीं है, ये पहले की देन है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट की बात है, जो चाइना के अगेंस्ट बॉर्डर की बात है, उसमें हमारे जो मैं 2 चीफ जो हैं वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं उनको कई बार कह चुका हूँ। इस पर सेना का बहुत बड़ा हाथ था कि भाई हम कितना डेवलप करें, कितना नहीं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आम आदमी नहीं समझता। पहाड़ों के अंदर आप आसमान से उनका सैनिक नहीं आ सकता, चोटी से नहीं गिर सकता। पहाड़ों के अंदर रास्ते होते हैं, जिन रास्तों से वो एक्सिस बोलते हैं हम उनको, उस एक्सिस को गार्ड करते हो आप, उसके हिसाब से कैपेबिलिटी करते हो, ठीक है। उसमें एक स्लोनेस थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे जितनी आप एक्सिस क्रिएट करोगे उतने आपको ट्रूप्स चाहिए। कुछ सीनियर लीडरशिप का ये ओपिनियन था ना। और जब हमें 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी तो हमारा राजस्थान बॉर्डर भी ऐसे अनडेवलप्ड था, लेकिन जब राजस्थान में जब हादसा हुआ जैसलमेर सेक्टर में, उसके बाद हमने 80s में देखा ना किस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ हमने हाईवेज बनाए, एक्सीज बनाई जाने के लिए, बिकॉज वहाँ हमें बैठ के गार्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। चाइना के अगेंस्ट हर टाइम हमें बैठ कर गार्ड करने की ज़रूरत थी। तो एक बात आप मानेंगे कि कुछ इसमें ज़रूर इससे हमें देना चाहिए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट को, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट को, खासकर टेक्नोलॉजी को। आज जो सड़क बनती है ना, अगर आज आप सड़क बनाते हो तो 2 दिन में आप उतनी सड़क बनाते हो, क्योंकि आपके पास टूल्स एंड मशीनरीज बेटर है। जो मशीनरीज एंड टूल्स आई, मुहिम हमेशा से थी नॉर्थ ईस्ट में एसेंशियल। आखिर हमने तो लेह लद्दाख में कैसे जाने लगे, वरना वो भी तो हमारे लिए एक फॉरबिडन एरिया था। भाजपा अग्निवीर को अच्छा बताती है, कांग्रेस बुरा बताती है, जनता कंफ्यूज है कि किसकी बात है? देखिए, आप ना भाजपा की मानो ना कांग्रेस की मानो, क्योंकि वो रोज़ी रोटी का मामला है, वोट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो अपनी प्रचार कर रहे हैं। आप हम लोग जो बात करें उसका जाके अध्ययन कर लो। आप मुझे बताओ, कोई आपने बड़ा नेता देखा है पार्लियामेंट का जिसका ड्राइवर 4 साल से कम हो, जिसकी नौकरी देखा है? आप बताइए। और आप कहते हो ये 4 साल के अंदर ये हमारा टैंक चलाएगा, ये हमारी एयर डिफेंस गन चलाएगा लड़का, ये हमारा लड़का जो है हमारी आर्टिलरी गन को करेगा, ये लड़का हमारा जो हवाई जहाज़ उतर रहा है उसकी एकदम से रिपेयर करेगा, उसकी चेकिंग करेगा। आप मानते हो ये बात? आप लोग भी तो सोचो ना। लड़ाई एक बहुत कौशल, इट्स ए हाईएस्ट प्रोफेशन। आइज़ पे, इशारे पे जवान एक दूसरे को समझते हैं। ये इंटीग्रेशन आ सकती है। फौज ने तो मांगनी, एक चीफ ने बोला है। अरे हमारे चीफ ने बोला कि मैंने तो नहीं मांगा था, जनरल रावत ने अपनी किताब में लिखा था ना, वो किताब ही चली गई, वो चैप्टर ही चला गया, वो चैप्टर ही चला गया साहब। तो फौज ने तो नहीं मांगा ना। अगर फौज कुछ भी चीज़ मांगती है तो पहले फौज पायलट प्रोजेक्ट करती, पहले हमारे आर्मी कमांडर्स के अंदर ये पॉइंट आता, तो फौज ने तो नहीं मांगा। आपने सरकार ने जिसकी बुद्धिजीवी सोच है वो बताए, उसने कभी बताया नहीं, वो अलग अलग तर्क देती रहती है। तो ये तो आप बताइएगा। सर, जैसे बीजेपी की सरकार आई है, मैं एक छोटी सी बात आ रहा हूँ, एक ड्रामा है देश में कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
देश के पास 3 टैंक हैं, तीनों कांग्रेस की देन है। देश के पास 2 आज के दिन बेड़े हैं, समुद्री बेड़े, दोनों कांग्रेस की देन है। देश के अंदर 9 फाइटर पायलट से 36 रफेल को छोड़ के सारे कांग्रेस की देन है। अरे कांग्रेस की नहीं, वो गुजराल साहब की भी देन है, वाजपेयी साहब की भी कुछ देन है। तो ये नहीं है कि 2014 के बाद सब कुछ हुआ है, ये एक ड्रामा है, फसाड है, देश को कंफ्यूज करने के लिए। जो अर्धसैनिक बलों की पेंशन करें बंद हुई है, वो बीजेपी सरकार में हुई है या कांग्रेस सरकार? बीजेपी सरकार ने 99-2000 के अंदर की है, पूछ लीजिए। कांग्रेस ने नहीं की। अर्धसैनिक बलों की पेंशन कांग्रेस ने बंद नहीं की, वो 99-2000 का 2001 का है। आप किसी भी BSF CRPF वाले से बुला के पूछ लीजिए, कांग्रेस सरकार ने अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद नहीं की। हम उस पे पेंशन पे हम बड़ी सूझबूझ के साथ कह रहे हैं। जो आया है ये क्या सोच समझ के लेके आया? कुछ नहीं, कुछ लोगों ने बोला हमें पैसे की ज़रूरत है, ये फंड है, ब्यूरोक्रेसी और फाइनेंस वाले हमेशा से बोलते रहे हैं कि पेंशन का बहुत बड़ा हमारे ऊपर लोड है, पेंशन का हमारे बजट पर लोड है, ये बस वो सोच है। तो भाई पेंशन कैसे कम करें, उन्होंने बोला ऐसे इनको 4 साल में भेज दो तो फौज कम हो जाएगी, पेंशनर घट जाएंगे, 75% घट जाएंगे। सवाल है कि ये भी